नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 9 मार्च 2025 तक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। यूके की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया दुबई में होंगे आमने सामने। दोपहर 2:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। इन तमाम खबरों पर संवाददाताओं से करेंगे बात। अगले 1 घंटे में हम आपको देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 बजट उपरांत वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे शामिल। एमएसएमई और कारोबारी सुगमता से जुड़े होंगे ये वेबिनार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ब्रिटेन और आयरलैंड का दौरा। आज से अपने समकक्षों से द्विपक्षीय संबंध पर करेंगे वार्ता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की जम्मू कश्मीर और मणिपुर पर दी गई टिप्पणी को बताया बेबुनियाद। कहा टिप्पणियां वास्तविकताओं से कोसों दूर। कनाडा और मैक्सिको पर आज से लगेगा टैरिफ। ट्रंप ने कहा इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं। उत्तर अमेरिका में बढ़ा ट्रेड वॉर का खतरा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया दुबई में होंगे आमने सामने। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 पोस्ट बजट वेबिनारों में भाग लेंगे। ये वेबिनार एमएसएमई, विकास का इंजन, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन और विनियामक निवेश और व्यापार करने में आसानी संबंधी सुधारों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर वो कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये वेबिनार सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों को देश के उद्योग, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेंगे। ये चर्चाएं बजट का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के क्रियान्वयन, निवेश सुविधा और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर केंद्रित होंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमएसएमई, विकास का इंजन विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार करेंगे। एमएसएमई मंत्रालय भारतीय एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर बनाने की कोशिश में पूरी तौर पर लगा हुआ है। आने वाले दिनों में इसको लेकर कई एक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार एमएसएमई को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहती है ताकि निर्यात में उनकी भागीदारी बढ़ सके। इसे ध्यान में रखते हुए इन दिनों एमएसएमई, खासकर मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। पिछले महीने पेश बजट में एमएसएमई को वैश्विक सप्लाई चेन बनाने की घोषणा की गई थी। भारतीय जीडीपी में एमएसएमई का योगदान लगभग 30% है। नीति आयोग एमएसएमई सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके उसका पूरा सर्वे करा रहा है और ये भी समझने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय एमएसएमई में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी वैश्विक स्तर के अनुरूप है या नहीं है। तो इस महीने के आखिर तक एमएसएमई को यूपीआई से कर्ज देने की शुरुआत हो सकती है। खासतौर पर माइक्रो उद्यमियों के लिए ये सुविधा होगी। यूपीआई से कर्ज देने के लिए अलग से एक पोर्टल की भी तैयार किया गया है। सभी बैंक यूपीआई के माध्यम से लोन देने के फ्रेमवर्क को तैयार कर रहे हैं। तो नीति आयोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। अब ग्लोबल होंगे भारतीय एमएसएमई। यूपीआई से कर्ज देने की शुरुआत जो है वो जल्दी ही संभव है। एमएसएमई को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की तैयारी है। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री आज यात्रा के पहले चरण में ब्रिटेन पहुंचेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर
ब्रिटेन में अपने समकक्ष विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ चर्चा के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। इसके बाद दूसरे चरण में विदेश मंत्री 6 मार्च को आयरलैंड पहुंचेंगे। आयरलैंड के दौरे पर अपने समकक्ष साइमन हैरिस से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। भारत और आयरलैंड के बीच अगर बात की जाए तो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। विदेश मंत्री की ये यात्रा ब्रिटेन और आयरलैंड के साथ भारत के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको एक नई गति प्रदान करेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ये 2 देशों का दौरा रहने वाला है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे। संवाददाता अखिलेश सुमन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अखिलेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 से 9 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अगर यूके की बात की जाए तो यूके की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि आप देख रही हैं कि पूरी दुनिया में उथल पुथल है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई इनिशिएटिव की वजह से। और ऐसे में जिस तरीके से देखा कि वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जो उनकी तीखी बहस हुई और उसके बाद आज कल जो घोषणा हुई है कि उन्होंने यूक्रेन को कोई भी सैनिक सहायता देने से मना कर दिया है। इस बीच रविवार को जो लंदन में बैठक हुई जिसमें कि 18 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया और उन्होंने यूक्रेन में शांति की योजना पर काम करने का निर्णय लिया और यह भी बताया कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बात करेंगे और उनके साथ मिलकर कोई समाधान खोजेंगे। और ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर का लंदन जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से दुनिया की सारे जो झगड़े हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, उनका हल निकाला जाना चाहिए। और जैसा कि पता है कि ब्रिटेन के साथ हमारे बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें कि हम बहुत सारे मुद्दों पर द्विपक्षीय के अलावा विश्व के मुद्दों पर काफ़ी विस्तार से चर्चा करते हैं और एक दूसरे की साझा भूमिका पर भी बात करते हैं। तो इस दौरे में इस बात की पूरी संभावना है कि यूक्रेन में शांति और किस तरीके से रसिया के साथ यूक्रेन की युद्ध विराम शुरू हो, कम से कम शुरुआत वहाँ से हो और उसके बाद व्यापक शांति की बात हो, इस पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात चल रही है। पिछले दिनों ब्रिटेन के ट्रेड मिनिस्टर आए थे और बातचीत की शुरुआत हुई थी और जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। और पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट भी यहाँ आई थी और उनका बड़ा डेलीगेशन यहाँ आया था। तो ऐसे में एक यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से वर्ल्ड में एक चर्निंग की स्थिति है, एक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, चाहे तो रणनीतिक स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर, ऐसे में भारत अपने जो संबंध है उन संबंधों को मजबूत करना चाहता है, उनको कंसोलिडेट करके उनको पुख्ता बिल्कुल भारत उन संबंधों को मजबूत करना चाहता है। अखिलेश, वैश्विक परिस्थितियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत हमेशा से ही एक आशावादी दृष्टिकोण देता रहा है। अगर यूरोपियन देशों के साथ भारत के रिश्तों को देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये? निश्चित तौर पे देखिए, वही मैं बता रहा था कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट और उनका 22 उनके मंत्री आए थे यहाँ और एक काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। और जैसा कि हम जानते हैं कि आयरलैंड जो है, आयरलैंड भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और आयरलैंड को एक यह माना जाता है कि आयरलैंड है एक्चुअली कि आयरलैंड जो अंग्रेजी भाषी जो राष्ट्र है उसमें एकमात्र अब आयरलैंड बच गया है यूरोपियन यूनियन में। पहले ब्रिटेन था लेकिन ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, तो उसके बाद आयरलैंड एकमात्र अंग्रेजी भाषी है जिसके चलते भारत का गेटवे बनने की क्षमता है आयरलैंड में। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर है वहाँ पे, गूगल के हेडक्वार्टर है, फेसबुक का हेडक्वार्टर वहाँ खुला हुआ है, एप्पल का यूरोपियन हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोपियन हेडक्वार्टर आयरलैंड में है। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो आयरलैंड हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ शिक्षा जिस तरीके से अब
समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को कि अभी क्या स्थिति होगी। स्टूडेंट्स जो हमारे हैं जो विदेश में पढ़ने जाते हैं वहाँ उनको कितनी सुविधाएं मिलेगी। इसलिए भारत यह भी चाहता है कि जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है उसमें यूके के साथ, आयरलैंड के साथ और यूरोपियन यूनियन के अन्य देश हैं उन सारे देशों के साथ है कि ऐसी एक मजबूत स्थिति बनाई जाए जिसमें कि हमारे महत्वाकांक्षी छात्र जो हैं या हमारे महत्वाकांक्षी जो इंटरप्रेन्योर्स हैं वो जाके वहाँ व्यापार भी कर सके, उद्यम लगा सके और उसके अलावा जो छात्र पढ़ाई कर सके। तो बिल्कुल, आपने व्यापार की बात की, आपने शिक्षा की बात की। भारत और यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को साझा करते हैं जो रक्षा और सुरक्षा की बात करती है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों से लोगों के बीच जो संबंध है विविध क्षेत्रों में ये लगातार मजबूत होते हुए नजर आए हैं। विदेश मंत्री अब जब अपने समकक्ष के साथ चर्चा करेंगे तो इसको कहीं ना कहीं और गति मिलने की उम्मीद? निश्चित तौर पे, क्योंकि ये जो ट्राजेक्टरी यही है। क्योंकि आपने देखा कि ब्रिटेन के ट्रेड मिनिस्टर यहाँ आए हुए थे, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन यहाँ आया, उसके बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ जा रहे हैं और इसमें व्यापार एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखें तो रणनीतिक जो साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी में अगर व्यापार शामिल नहीं है तो उस साझेदारी का बहुत महत्व नहीं होता है, केवल सांकेतिक महत्व रह जाता है। क्योंकि अंत में हर रणनीति की जो अंत है उसका जो क्रेडिबल जो उसका इंग्रेडिएंट होता है वो ये है कि कितना हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि एक ग्लोबल वर्ल्ड है और ग्लोबल वर्ल्ड में हर देश चाहता है कि उसके लोग वहाँ जाएं और वहाँ काम करें, चाहे सर्विस में हो, गुड्स में बिजनेस हो। तो इसी तरीके से हर देश की जो अर्थव्यवस्था है मजबूत हो रही है। सभी लोग चाहते हैं कि निर्यात हो, व्यापार में संतुलन बना रहे। तो इसके लिए लगातार बातचीत की जरूरत होती है। जहाँ कोई शंका है उसको निपटाने की जरूरत होती है। अगर कोई अड़चन है, कानूनी अड़चन है, राजनीतिक अड़चन है तो उसे दूर करने के लिए बात की जाती है। तो यह यात्रा उन दोनों मामलों में, क्योंकि जैसा कि आप देख रही हैं कि रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया में व्यापार की स्थिति में काफ़ी अड़चन आई है। उसके बाद इजराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके चलते भी व्यापार में काफ़ी अड़चनें आई हैं। उसके बाद उसके कारण जो रेड सी है, वो सारे इलाके जो समुद्री इलाके, उनमें कई तरह की अड़चनें आई हैं। तो ऐसे में आपको हर ऐसे देश के साथ एक संबंध रखना पड़ेगा जिसका आउटरीच बहुत है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो। और ब्रिटेन का अकेले में बहुत ज़्यादा आउटरीच है और ऐसे में आयरलैंड एक महत्वपूर्ण एक केंद्र बिंदु बनता है जो आपको यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन दोनों के साथ बिल्कुल बात आयरलैंड की कर लेते हैं। भारत और आयरलैंड के बीच अगर हम बात करें तो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और बढ़ती आर्थिक भागीदारी के आधार पर मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध लगातार बने हुए हैं। विदेश मंत्री अब जब जा रहे हैं आयरलैंड तो इस यात्रा के दौरान वो अपने समकक्ष से बात करेंगे तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? किस तरह से जो है ये संबंध कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे? देखिए, आयरलैंड एक तरीके से गेटवे है भारत का यूरोपियन यूनियन में। जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया ब्रेक्सिट के बाद, तो अब आयरलैंड एकमात्र अंग्रेजी भाषी देश है जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। और आयरलैंड में कई जो महत्वपूर्ण जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, गूगल हो, इन सारे के यूरोपियन हेडक्वार्टर आयरलैंड में है। उसके अलावा आयरलैंड में जो शैक्षणिक संस्थानें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो सारी अंग्रेजी भाषा में ही वहाँ पढ़ाई होती है। तो उन शैक्षणिक संस्थानों, उसके अलावा जो इनोवेशन है, एआई है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, उसमें भी आयरलैंड की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है उसका स्किल है, उनके पास स्किल सेट है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे में भारत जो कि एक बहुत ही अग्रगामी देश के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है, उस रूप में आगे बढ़ रहा है। एआई टेक्नोलॉजी में हम चाहते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण हम हस्तक्षेप करें, लोग अपनाएं। जिस तरह से हमने सॉफ्टवेयर में महारत हासिल की, पूरी दुनिया में भारत के सॉफ्टवेयर में वर्कर्स गए पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर हमने नाम कमाया। उसी तरह से हम एआई में भी एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार सोच रही है कि एआई में भी हम उसी तरह से महत्वाकांक्षी योजना बनाएं, जिससे कि न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेश में भी अगर संभावना बनेगी तो हमारे देश के जो युवा हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो जाके वहाँ काम करें, वहाँ के विकास में योगदान दें और भारत के भी विकास में योगदान दें। तो इस रूप में आयरलैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है और इसीलिए विदेश मंत्री की यात्रा जो है रणनीतिक कारणों से, व्यापारिक कारणों से और टेक्नोलॉजी में जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसके कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इस लिहाज से भी ये यात्रा जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, हमारे दर्शकों से ये तमाम इनपुट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए नया सवेरा।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप। आपको बता दें, भारत और बेल्जियम के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन समेत अन्य अधिकारीगण भी वहां मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल दोनों देशों ने समुद्री क्षेत्र में रक्षा संबंध बढ़ाने के उपायों पर विचार किया और साझा खतरों से निपटने के लिए रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने पर चर्चा की। और भारत दौरे पर आई बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। 8 मार्च तक भारत के दौरे पर आई राजकुमारी एस्ट्रिड ने कल भारत के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और इस दौरान बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन भी बातचीत के दौरान मौजूद रहे थे। दोनों देशों के बीच उन्होंने रक्षा और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में बेल्जियम के निवेश का स्वागत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि बेल्जियम की कंपनियां भारत में अपना विस्तार करके और भारतीय विक्रेताओं को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस बातचीत के दौरान दोनों देश एक संस्थागत रक्षा सहयोग तंत्र विकसित करने पर भी सहमत हुए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की कश्मीर और मणिपुर पर की गई टिप्पणी को बेबुनियाद और निराधार बताया है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने अपने एक वैश्विक अपडेट में कश्मीर और मणिपुर का जिक्र किया था। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने कहा कि ये टिप्पणियां वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि टर्क की टिप्पणियां जम्मू कश्मीर की बेहतर होती शांति और समावेशी प्रगति के दौर में विरोधाभासी हैं। पंचायत चुनावों में भारी मतदान, पर्यटन में उछाल और तेज विकास दर इसकी मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने ऐसी निराधार चिंताओं को बार बार गलत साबित किया है। भारत ने मणिपुर की स्थिति को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण पर आपत्ति जाहिर की। बागची ने कहा कि सरकार ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और पुनर्वास प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देश की आंतरिक चुनौतियों को समझने में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। As India was mentioned by name, let me begin by emphasizing that the world's largest democracy continues to be a healthy, vibrant and pluralistic society. Unfounded and baseless comments in the update contrast jarringly with ground realities. The people of India have repeatedly proven wrong such misplaced concerns about us. We would urge a better understanding of India and our civilizational ethos of diversity and openness, which continue to define our robust and often cacophonous civic space. Nothing illustrates this divergence more than the passing reference to Jammu and Kashmir, erroneously referred to as Kashmir, ironically in a year that stood out for that region's improving peace and inclusive progress, be it the large turnout provincial elections, the booming tourism, or the rapid development pace. Clearly, the global update needs a genuine update. और आपको बता दें कि आज से नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू होगा। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी भी शिरकत करेंगे। सम्मेलन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी संरचना, प्रभावी संचार, सोशल मीडिया के प्रभाव को बढ़ाना और चुनावी प्रक्रियाओं में विभिन्न पदाधिकारियों की वैधानिक भूमिका सहित आधुनिक चुनाव प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि अनेक विषयों पर चर्चा होगी। ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद पहला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोवा में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि 3 नए आपराधिक कानून को असरदार ढंग से लागू करने में गोवा को एक मानक स्थापित करना चाहिए और एक आदर्श राज्य बनना चाहिए। और अब अगली खबर, संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होनी है। 28 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने केवल मस्जिद परिसर की साफ सफाई के लिए मंजूरी दी थी। साथ साथ मस्जिद परिसर की साफ सफाई के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था। हालांकि कोर्ट ने व्हाइट वॉश यानी कि पुताई, मरम्मत और लाइटिंग को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है और नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की जरूरत कोई नहीं है। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने के लिए आज का समय दिया था। हिंदू पक्ष की मांग के अनुसार कोर्ट ने आज इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है। दरअसल इससे पहले मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी। खबर बिहार से। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट पेश किया। बजट का कुल राशि करीब 3,16,895 करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरों के विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। विधानसभा में 3.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश। बिहार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर जोर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरी विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए बड़ी राशि आवंटित। महिलाओं के लिए पिंक बस और कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा। बेगूसराय में खोला जाएगा कैंसर अस्पताल। कैंसर पीड़ितों को मिलेगा बेहतर इलाज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। डिप्टी सीएम और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में बजट पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। एनडीए सरकार ने बजट में किसान, युवा, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं भी की। 2004-05 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। बिहार सरकार ने बजट में इस बार महिलाओं का खास ध्यान रखा है। महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। बजट पेश करने के दौरान सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास और नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके संकल्प की तारीफ की। तेजस्वी यादव जी जब खुद बजट बना रहे थे तो उनमें से क्या क्या काम उन्होंने किया, एक बार आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी उनको ये सवाल पूछना। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का भी काम हो रहा है, आगे और मजबूती से करेंगे। बिहार में ज्यादातर हमारी जो योजना है गांव और गांव के गरीबों के लिए, शहर के गरीबों के लिए, सभी जाति और सभी धर्म के लिए हम लोगों ने काम किया है और बेहतर तरीके से काम करने के लिए योजना बनाई होगी। उसको जब मूर्त रूप देंगे तो बिहार और तरक्की पर जाएगा।
वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट की आलोचना की। बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है, ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने साल 2025-26 के बजट में युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1000 करोड़ रुपए भी तय किए गए हैं। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश के किसानों को अब बिजली के स्थायी कनेक्शन केवल 5 रुपए में मिल सकेंगे। जी हां, इसके लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार नियमों में बदलाव कर रही है। आपको दिखाते हैं भोपाल से हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी की ये खास रिपोर्ट। सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा बिजली का स्थायी कनेक्शन। मध्य क्षेत्र में सबसे पहले लागू होगी योजना। अभी स्थायी कनेक्शन के लिए किसानों को देने पड़ते हैं 7500 रुपए। हर साल 10 लाख किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप। 24 घंटे किसानों को मुहैया रहेगी बिजली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने ये घोषणा भोपाल में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन में की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्त करने के लिए प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार बिजली भी खरीदेगी। मध्य क्षेत्र में 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई। इसके पीछे भाव ये है कि किसान को स्थायी बिजली कनेक्शन मिले, उसकी बिजली की आपूर्ति निर्बाध गति से हो और उसके जीवन में फसल लेने के लिए कोई कष्ट ना आए। मध्य प्रदेश में अभी खेतों के लिए स्थायी बिजली का कनेक्शन लेने के लिए किसानों को मोटी रकम देनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में खेती के लिए किसानों को स्थायी या अस्थायी कनेक्शन मिलता है। स्थायी कनेक्शन लेने वाले किसानों को कम से कम 7500 रुपए देने पड़ते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ किसानों की ही सरकार है। किसानों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। किसानों को 2600 रुपए क्विंटल के बलबूते पर गेहूं खरीदने का प्रोत्साहन राशि देकर के उपार्जन की जो योजना प्रारंभ की और साथ ही साथ 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर धान खरीदने का भी जब निर्णय किया है। आने वाले समय में हमारे द्वारा सभी किसानों को धीरे धीरे करके स्थायी रूप से सोलर कनेक्शन के माध्यम से न केवल उनको बिजली की सुविधा स्थायी रूप से मिलेगी, बल्कि वो बिजली उत्पादक के नाते से अपनी पहचान बनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जाहिर की है और कहा कि सरकार अन्नदाता का ध्यान रखेगी तो निश्चित तौर पर ही देश में खुशहाली होगी। गर्व की बात है कि 5 रुपए में कनेक्शन मिल रहा है भैया। पहले तो कांग्रेस के शासन में लाइट नहीं हुआ करती थी, आज वहाँ 5 रुपए में कनेक्शन मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा गेहूं उपार्जन की राशि 2600 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने पर सीएम का सम्मान भी किया गया। अब मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में बिजली के स्थायी कनेक्शन मिल सकेंगे। यह योजना इसी साल से लागू होगी। इसके साथ ही खेतों में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए भी सरकार किसानों को 30 लाख सोलर पंप वितरित करेगी। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, भोपाल। और पिछले 1 दशक में भारत की आर्थिक नीतियों से समावेशी विकास को गति मिली है, जिससे न सिर्फ लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि असमानता को ऐतिहासिक रूप से कम किया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला और करण भसीन ने भारत में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र अपने नए अध्ययन में किया है। उन्होंने पाया है कि दुनिया में भारत अकेला देश है जहां कम होती गरीबी की रफ्तार सबसे तेज है। इंडिया में वो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन कहा जाती है और वर्ल्ड बैंक की पीपीपी की लाइन जो है उसके मुताबिक 1% के नीचे है।
तो उससे उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि गरीबी हट गई है। और दूसरी बात कि अगर आप 2011 से देखें, क्योंकि पिछला सर्वे 2011 में था, फिर 2022 फिर 2023 में, तो उसके मुताबिक वो तब कोई 14% था, 13%, अब 1% के नीचे है। और हमने एक दूसरी लाइन भी की थी, मतलब कि थोड़ी ज़्यादा, उससे कोई 60% हायर लाइन, तो उसके मुताबिक भी 2011 में कोई 55% गरीबी थी, अब वो कोई 15% हो गई। तो अगर इसकी गरीबी हटने की रफ्तार जब देखें तो वो सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में पिछले 13-14 सालों में। किसान उत्पादक संगठन किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को बाजार लाभ, मोल भाव की शक्ति और बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 10,000 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया है। 10,000वां एफपीओ बिहार के खगड़िया जिले में स्थापित किया गया है, जो कि मक्का, केला और धान पर केंद्रित है। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की रिपोर्ट। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन केवल संगठन नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को बाजार लाभ, मोल भाव की शक्ति और बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। देश में लगभग 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं। ये एफपीओ अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 10,000वें एफपीओ का शुभारंभ किया। 10,000वां एफपीओ बिहार के खगड़िया जिले में पंजीकृत किया गया है, जो मक्का, केला और धान पर केंद्रित है। कृषि मंत्रालय के अनुसार ये उपलब्धि न केवल कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण रोजगार सृजन और आर्थिक टिकाऊपन की स्थिति में भी योगदान देगी। देखिए, किसानों की ज़िंदगी में एक की सफलता की चाबी है, वो ये है कि उनका जो उपज है उसका सही मूल्य उनको मिलता रहे। जो सरकार का एफपीओ स्कीम है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन मकसद ये है कि कैसे किसान को और उसके उपज को सीधे सीधे मार्केट के साथ जोड़ दिया जाए। और देखा ये गया है कि जो अंत में कंज्यूमर जिस कीमत में उसको खरीदेगा, उसका यदि 50, 55, 60% भी किसान को मिल जाए तो वो काफ़ी है। एफपीओ का मेन मकसद यही है कि किसानों के इनकम में वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत गठित प्रत्येक नए एफपीओ को 5 साल की अवधि के लिए हैंड होल्डिंग समर्थन और योजना के अंतर्गत प्रत्येक एफपीओ को 3 साल के प्रबंधन लागत के लिए 18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य को 2,000 रुपए का प्रतिभूति अनुदान दिया जाता है, जिसकी सीमा प्रति एफपीओ 15 लाख रुपए है। और एफपीओ की संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋणदाता संस्थानों से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक के परियोजना ऋण की गारंटी सुविधा दी जाती है। एफपीओ द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और गतिविधियों में बीज, उर्वरक, कीटनाशक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन इनपुट कम थोक दरों पर उपलब्ध करवाना, सदस्यों को आवश्यकता आधारित उत्पादन और उत्पादन के बाद की मशीनरी और उपकरणों उपलब्ध करवाना, उचित रूप से सस्ती दर पर सफाई, परख, छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और खेत स्तर की प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध करवाना, भंडारण और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि जैसी उच्च आय वाली गतिविधियां शुरू करना, किसान सदस्यों की उपज के छोटे छोटे समूहों को एकत्रीकरण करना, उपज के बारे में बाजार की जानकारी की सुविधा प्रदान करना, साझा लागत के आधार पर भंडारण, परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग आदि जैसी रसद सेवाओं की सुविधा प्रदान करना शामिल है। एफपीओ को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए छोटे, सीमांत और महिला किसानों, महिला स्वयं सहायता समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर अन्य श्रेणियों आदि को सदस्य के रूप में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बीज से लेकर बाजार तक किसानों को हर तरह की आसानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में 10,000 एफपीओज यानी किसान उत्पादक संगठन
स्थापित करने का लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य भी था 2027-28 तक, लेकिन अब इसे समय से पूर्व ही हासिल कर लिया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक कृषि क्षेत्र में ये एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। किसान समाचार के लिए कैमरामैन अरमान खान के साथ मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बारी होगी अखबारों की। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी भावना नैयर। भावना, क्या कुछ है आज के अखबारों से खास? शाला, गुड मॉर्निंग। अगर आज के अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरें आज अखबारों में प्रकाशित की गई हैं, जिसमें सबसे मुख्य खबर गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है, जिन्होंने डेयरी क्षेत्र से जुड़ी एक कार्यशाला का कल उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कहा है कि डेयरी क्षेत्र जो है देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, जिसमें डेयरी क्षेत्र में 62% महिलाओं का योगदान है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि देश के 80% जिलों में डेयरी संघ सृजित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के 2 ही सपने हैं, वो ये कि एक तो भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, साथ ही साथ 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसमें डेयरी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर एयरफोर्स से जुड़ी हुई है। एयरफोर्स की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर रक्षा मंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें बात की गई है कि एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए उस पर जोर दिया है और जोर देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी अहम फोकस किया गया है। साथ ही साथ कहा गया है एयरफोर्स को इस वक्त तेजस फाइटर जेट नहीं मिल पा रहे हैं और एयरफोर्स चीफ इसे लेकर कई बार चिंता कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 30 से 40 नए फाइटर जेट की ज़रूरत है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ एयरफोर्स चीफ ये भी कह चुके हैं कि प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी से प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहिए और एयरफोर्स को नए तेजस मिलने के लिए देरी हो रही है, उसको भी रफ्तार मिलने की ज़रूरत है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रेल मंत्रालय से जुड़ी हुई है। 2 रेल कंपनियां यानी कि IRCTC और IRFC, ये 2 कंपनियां हैं जिनको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। अब नवरत्न का दर्जा मिलने से क्या लाभ होता है? ये लाभ इसलिए होता है क्योंकि परिचालन स्वतंत्रता बढ़ जाती है, वैश्विक विस्तार मिलता है ऐसी कंपनियों को और बेहतर बाजार स्थिति होती है। ऐसी कंपनियों पर विश्वास बढ़ जाता है, इसलिए उनका वैश्विक विस्तार बढ़ जाता है। अगली खबर का रुख करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि अब सरकार तैयारी कर रही है कि मौसम आपदा से एक जुड़ी बीमा पॉलिसी को लाया जाए। जी हाँ, देश में आपदाओं की घटना जो है वो लगातार बढ़ रही है, प्राकृतिक आपदाओं की घटना बढ़ रही है। ऐसे में एक बीमा पॉलिसी आनी चाहिए जो लोगों की मदद कर सके और किफ़ायती रेंज में ये बीमा पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें प्रीमियम की सब्सिडी कम हो और ऐसे लोगों को मदद की जाए जिससे आपदा से जो वो ग्रस्त हैं उनको सबसे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाए। और आबादी का इस समय बड़ा हिस्सा जो है इन आपदाओं का सामना करने में असमर्थ है। ऐसे में सरकार तैयारी कर रही है कि एक बीमा पॉलिसी लाई जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार ज़रूर लगाई है यूट्यूबर अलाहाबादिया रणवीर अलाहाबादिया को, लेकिन साथ ही साथ ये नसीहत दी है कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करने से बचें और सरकार को भी दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर अलाहाबादिया को फटकारा और उसके बाद राहत दी है। साथ ही साथ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम जानते हैं कि कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लेख जरूर लिख रहे हैं, लेकिन अगर मौलिक अधिकार हमने दिए हैं तो उसका कर्तव्यों का पालन भी आप ही को करना होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है देश के 8 राज्यों की 28 नदियां जो हैं अब उनमें 6,327 डॉल्फिन हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को डॉल्फिन और अन्य जल के जो संरक्षण से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की थी, जिसमें 8,500 किलोमीटर के अधिक क्षेत्र का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया है कि 8 राज्यों की 28 नदियों में 6,000 से ज़्यादा डॉल्फिन जो हैं वो पाई गई हैं। जाते जाते आपकी सेहत से जुड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। महिलाओं में प्रदूषण से उच्च रक्तचाप का जोखिम जो है
वो बढ़ गया है। एम्स की रिपोर्ट है जिसमें वो कह रही है कि प्रदूषण का जो PM 2.5 का जो कण है वो बढ़ते स्तर से महिलाओं में उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ रहा है पुरुषों की तुलना में। साथ ही साथ कह रहे हैं कि 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर PM 2.5 बढ़ने से महिलाओं में हाइपोटेंशन का खतरा 5.2% बढ़ जाता है और इसका जोखिम जो है और बढ़ जाता है और गरीब और अधिक प्रदूषण से समस्या और बढ़ जाती है। तो शैला, अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों की ये कुछ खबरें आज अखबारों में उनको जगह दी गई है। बिल्कुल, आपने तमाम अखबारों की अनेक सुर्खियां जो हैं हमारे दर्शकों तक इतने कम समय में पहुंचाई। धन्यवाद आपका भावना। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आज से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रंप के ऐलान के बाद उत्तर अमेरिका में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। ट्रंप के बयान के बाद मैक्सिको की मुद्रा पेसो और कनाडाई डॉलर दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। Reciprocal, which is going to be on a couple of weeks earlier. Reciprocal tariffs start on April 2nd. And I wanted to make it April 1st, but I didn't want to go April Fool's Day because that costs a lot of money, but that one day, so we're going April 2nd. But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी तरह की सैन्य सहायता रोक दी है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुए विवाद के बाद ट्रंप ने यह फैसला किया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बयान जारी करके कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो शांति पर फोकस कर रहे हैं। हमारे सहयोगियों को भी इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। मदद इसलिए रोकी जा रही है ताकि इस कदम से कोई समाधान निकल सके। ट्रंप का ये फैसला यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से सैन्य वाहन, गोला बारूद, अरबों डॉलर के रडार और मिसाइलें यूक्रेन को नहीं भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि ट्रंप ने ये कदम 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुई तनावपूर्ण बातचीत के बाद उठाया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के बर्ताव से नाराज हैं और इसीलिए यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी है। और अब बात करेंगे कारोबार की। तो ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने महाराष्ट्र में एक बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। अमेज़न वेब सर्विस महाराष्ट्र में $8.2 अरब का निवेश करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT भुवनेश्वर के निदेशक प्रोफेसर श्रीपद करमलकर से सेमीकंडक्टर के लिए सिलिकॉन कार्बाइड वेफर पर शोध और अन्य परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि IIT भुवनेश्वर पावर सेमीकंडक्टर विकसित करने के केंद्र के रूप में उभर रहा है। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच और राबी ऐसी के 2 अधिकारियों ने कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट सेबी के पूर्व प्रमुख और अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर 4 मार्च को सुनवाई करेगा। तो कारोबार जगत की खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरों की। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आपस में भिड़ेंगी।
भारतीय क्रिकेट टीम तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय टीम ने ग्रुप ए में बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराने में सफलता पाई। अब भारत की नजर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताबी दौर में पहुंचने पर होगी। वही बात अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 की करें तो भारतीय टीम बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। इसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के कंधे पर रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम में हर्षित राणा की वापसी पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती स्पिनर के तौर पर नजर आएंगे। मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाज की भूमिका में नजर आ सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लय में नजर नहीं आई है। टीम गेंदबाजी में सुधार के साथ उतरना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी लाइनअप है। टीम में स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मानस लाबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी खेल का रुख मोड़ सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में प्रदर्शन की बात करें तो दोनों टीमें अब तक 151 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 57 मुकाबलों में भारत ने बाजी मारी है, जबकि 84 मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं। 10 मुकाबले बेनतीजा रहे। ऐसे में वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है। हालांकि टीम इंडिया इस समय फॉर्म में है और भारत के पास 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है। जाहिर है कि भारतीय टीम की नजर ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। हमारी सहयोगी सुचित्रा जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात सुचित्रा। आज के मुकाबले में चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें एक दूसरे के आमने सामने होने जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2006 और 2009 में खिताब जीता था, जबकि भारत 2013 में चैंपियन और 2002 में सह विजेता रहा था। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड रहा है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो इस प्रतियोगिता के रिकॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बेहद दिलचस्प रहने वाला है आज का मुकाबला। जी बिल्कुल शैला, भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसी टीमें हैं जिन्हें कि पिछले कुछ समय से अगर हम बात करें वनडे क्रिकेट की, वाइट बॉल क्रिकेट की अगर बात करें तो दुनिया की 2 सर्वश्रेष्ठ टीमों के रूप में जाना जाता है। ये दोनों टीमें जब भी मैदान पर होती हैं तो रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है। हालांकि अगर आईसीसी इवेंट्स पर हम नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि जो वनडे विश्व कप है वहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी और T20 विश्व कप, ये 2 ऐसे आईसीसी इवेंट्स हैं जहां पर कि भारत का पलड़ा भारी नजर आता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा इवेंट है जिसे कि आपने ही बताया कि दोनों ही टीमें 2-2 बार ये खिताब जीत चुकी हैं और भारत 2 बार विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऐसे में ज़रूर ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनसे कुछ कॉन्फिडेंस लेगी भारतीय टीम। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर हमेशा कहा जाता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिर्फ पेपर पर ही होते हैं। उस दिन जब आप मैदान पर उतरते हैं तो एक नए सिरे से आपको शुरुआत करनी होती है। भले ही आपने रिकॉर्ड्स में कितने ही रन बना रखे हों, लेकिन उस दिन जो भी बल्लेबाज उतरेगा वो 0 से ही शुरुआत करेगा और एक एक रन उसे बनाना होगा। अगर आपने किसी टीम के खिलाफ पहले शतक लगाए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप शतक लगा ही लेंगे। उतनी ही मेहनत एक बार फिर नए सिरे से करनी होगी। तो भले ही रिकॉर्ड्स में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पलड़ा भारी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो आज एक बार फिर भारत को सावधानी से खेलते हुए, अपनी जो ताकत है उस पर खेलते हुए खेलना होगा और पूरी कोशिश करनी होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंचने की। बिल्कुल सही कहा सुचित्रा। अगर पिच की बात करी जाए, जमीन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने मैच जो है पाकिस्तान में खेले और अब दुबई में खेलने जा रहा है, जबकि भारत ने अपने सारे मैच दुबई में ही खेले हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चैलेंजिंग और भारत के लिए अनुकूल माहौल तो इसे कह ही सकते हैं।
आज बिल्कुल लगातार ये बात की जा रही है कि भारत को ये एडवांटेज मिलेगा कि सारे अपने मुकाबले दुबई में खेल रही है भारतीय टीम। एक तरह से उसका घर बन गया है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो पाकिस्तान में अपने सभी मुकाबले खेल कर आई है। लेकिन खास बात ये है कि यहाँ पर भारत को अपना सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। इसका फैसला हुआ भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो खत्म होने के बाद, जो कि रविवार की देर रात खत्म हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ पर एक स्मार्टनेस दिखाई कि वो मैच खत्म होने से पहले ही, ये मानते हुए कि हमें भी खेलना पड़ सकता है दुबई में, वो पहले ही दुबई पहुँच गए थे। क्योंकि उनका ये मानना था कि पाकिस्तान में तो इतने दिन तक वो रह ही चुके हैं, वहाँ तो एक्लिमेटाइज कर ही चुके हैं, वहाँ पर अगर खेलना होगा तो जब न्यूजीलैंड की टीम वापस आएगी तो उसी फ्लाइट में वो भी वापस आ जाएंगे। लेकिन वो दुबई थोड़ा पहले पहुँच चुके थे, वरना उनको सिर्फ एक ही दिन मिलता ट्रैवल करने के लिए और वहाँ की परिस्थितियों में ढलने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो समझदारी दिखाई है उसका ज़रूर उन्हें कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय वो बिता चुके हैं, ट्रैक को देख चुके हैं, परख चुके हैं। और जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पर टीमें भली भांति जानती हैं कि किस ट्रैक को किस तरह से उन्हें खेलना है। तो जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी सरफेस का परिवर्तन, ट्रैक का परिवर्तन। एक अच्छी टीम अच्छा ही खेलती है, चाहे वो लाहौर में खेले या फिर वो दुबई में खेले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए कितना टफ रहने वाला है मुकाबला? जी बिल्कुल, खासतौर से अगर हम गेंदबाजी विभाग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो उनके प्रमुख गेंदबाज हैं उनके बिना वो यहाँ पर उतर रही है, चाहे पैट कमिंस हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि गेंदबाजी में तो ये ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है। लेकिन यहाँ पर जब बात होती है आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट की, नॉकआउट का मतलब है एक मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया को कोई भारत के खिलाफ 5 मैच की सीरीज़ नहीं खेलनी है कि अपने प्रमुख गेंदबाजों के बिना खेलने का लगातार उन्हें असर दिखाई देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच की बात है। और हमने अक्सर देखा है नॉकआउट स्टेज में कि कोई एक खिलाड़ी किसी एक दिन अपने रंग में अगर आ जाता है तो एक ही खिलाड़ी पूरी तरह से परिवर्तन एक पैदा कर देता है परिणाम पर। तो ऑस्ट्रेलिया भी आज यही उम्मीद करेगी कि भले ही उनके पास उनके प्रमुख गेंदबाज ना हो, लेकिन जो भी गेंदबाज वो आज लेकर उतरेंगे इस मुकाबले में। लगातार कहा जा रहा है कि एडम जंपा को, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक बताया जा रहा है, एडम जंपा को मदद मिल सकती है। तो यही उम्मीद करेंगे कि आज गेंदबाजी में जिन्हें भी मौका देती है ऑस्ट्रेलियाई टीम, उनमें से ही कोई मैच विनर बनकर उभरे और स्टार्क और कमिंस की जो कमी है वो पूरी करके दिखाए आज के इस मुकाबले में। अगर भारत की बात करें सुचित्रा, तो किन खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है? विराट कोहली से कितनी उम्मीदें हैं और इंडिया के स्पिनर्स की आज के मैच में क्या कुछ अहम भूमिका रहने वाली है? जी बिल्कुल, विराट कोहली की अगर बात करें तो विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जब भी भारतीय टीम किसी बड़े मुकाबले में उतरती है तो उन पर हमेशा नज़रें टिकी ही रहती हैं। और हमने देखा कि जो पिछला भी मैच था विराट के करियर का 300वां वो वनडे था, और विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये तीनों पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, जो कि एक बहुत ही रेयर इंसिडेंस था। 29 मैच में ये जो 3 हैं भारत के लिए टॉप 3 के रूप में खेल चुके हैं, और 29 मैच में वो दूसरा ही मौका था जब 10 ओवर के अंदर भारत ने इन तीनों के विकेट गंवा दिए थे। तो एक रेयर इंसिडेंस था जब ये तीनों सस्ते में आउट हो गए। हर बार ऐसा नहीं होगा, तो ज़रूर भारत को उम्मीद रहेगी अपने टॉप 3 से क्लिक करने की आज के इस मुकाबले में। विराट कोहली, रोहित शर्मा हम जानते हैं कि मैच विनर हैं। वहीं शुभमन गिल, लगातार ये बात की जा रही है कि T20 विश्व कप जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने जिस तरह से T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, वनडे क्रिकेट की भी अगर हम बात करें, जो तीनों ही खिलाड़ी हैं अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है कि जल्दी ही विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना वनडे क्रिकेट भी भारत को खेलने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ऐसे में शुभमन गिल पर एक बड़ी जो है वो जिम्मेदारी रहेगी। तो शुभमन गिल को भी कहीं ना कहीं दिखाने की ज़रूरत है कि जो भारत के युवा बल्लेबाज हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए और उस अंदाज में खेलने के लिए कि जो एक ट्रांजिशन है वो बहुत ही आराम से पूरा हो जाए, कि विराट और रोहित के बिना भी भारतीय टीम एक मैच विनर के रूप में खेल सके। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि बेहद दिलचस्प होने जा रहा है ये मुकाबला। अपने दर्शकों को कह सकते हैं कि वो दिल थाम कर बैठे इस रोमांचक मैच के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा, ये तमाम अपडेट दर्शकों से साझा करने के लिए। और नया सवेरा में अब बात मौसम की।
तो इसी के साथ नया सवेरा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं मथुरा की सुप्रसिद्ध फूलों की होली की झलकियों के साथ। आप उठाइए इन झलकियों का लुत्फ और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।